नमस्कार, शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक। आज के इस चर्चा में आप जानेंगे जीवन में अचानक आने वाले लाभ हानि को नियंत्रित करने वाले ग्रह केतु के बारे में लाल किताब क्या कहता है। आज के इस वीडियो में आप लाल किताब के केतु से जुड़े सारे रहस्यों को बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। जीवन में अचानक से सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले केतु कब कुंडली में देते हैं शुभ प्रभाव और कब सफलता में बाधा विघ्न अड़ंगा लगाकर असफलता की ओर धकेल देते हैं। यह केतु किसे बनाता है मालामाल और किसे कर देता है कंगाल, आदि सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं जो केतु के बारे में चर्चा शुरू करूंगा उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि केतु जन्म पत्रिका में लाल किताब के अनुसार कब शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, कब अशुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी केतु के साथ साथ किन ग्रहों को देखना चाहिए जो केतु को शुभ या अशुभ बना देते हैं। केतु के साथ योग बनाकर कौन से ग्रह केतु को शुभ और कौन से ग्रह केतु को ही अशुभ बना देते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि केतु अन्य ग्रहों के साथ योग बनाकर कब शुभ और कब अशुभ फल देते हैं। इस वीडियो में ही हम जानेंगे पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक केतु विराजित हों तो आपके जीवन में कहां शुभ और कहां अशुभ फल देते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे ऐसे खास उपाय जो केतु के अशुभता को दूर कर जीवन में आ रही केतु संबंधित बाधा विघ्न को दूर कर देता है और जीवन में सफलता और तरक्की की गारंटी देता है। तो आइए एक एक कर चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं केतु के विषय में। केतु को लाल किताब में ज्ञान बुद्धि अध्यात्म का कारक ग्रह माना गया है जो गुरु और बुध से नियंत्रित होते हैं। यानी कुंडली में गुरु बुध शुभ हो तो केतु भी शुभ प्रभाव देते हैं और गुरु बुध अशुभ हो तो केतु भी अशुभ प्रभाव देते हैं। केतु की विशेषता या कारकत्व या लक्षण की बात की जाए तो यह केतु के उत्पत्ति की कथा में छुपा है। सागर मंथन के बाद कैसे अमृतपान के समय राहु केतु की उत्पत्ति हुई, इस कथा को आप सभी जानते होंगे, अतः मैं उस कथा को पुनः नहीं दोहराऊंगा। इस कथा को यदि आप समझने का प्रयास करें तो राहु केतु स्वर भानु के शरीर के दो भाग हैं। सर का भाग तो राहु बना और धड़ का भाग केतु बन गया। यह जो सर का भाग है उसमें 4 ज्ञानेंद्रिय चले गए, जैसे आंख, कान, नाक और मुंह। यानी इन 4 ज्ञानेंद्रियों का जो कार्य है वह राहु के अधीन आ गया। धड़ का जो भाग बचा उसके पास केवल स्पर्श की शक्ति रह गई थी, अनुभव की शक्ति रह गई थी। यानी केतु स्पर्श और अनुभव की शक्ति का कारकत्व तो रखता है। यानी केतु भावना को पकड़ सका, केतु भावना अनुभव को नियंत्रित करने वाला ग्रह बन गए। इस प्रकार से इस कथा से यह संदेश मिलता है कि केतु के अधीन भावना, किसी चीज का अनुभव और किसी चीज को पकड़ना जैसे गुण आ गए हैं। जिन व्यक्तियों के जन्म पत्रिका में केतु शुभ प्रभाव में बली होकर बैठे होते हैं उनमें यह गुण विशेष रूप से देखने में आते हैं। लाल किताब में केतु को धुआं कहा गया है। धुआं जो ब्लैक और व्हाइट दोनों रंग का समावेश होता है। यानी केतु का जहां एक पक्ष आपको लाभ ही लाभ देता है, वहीं दूसरा पक्ष जो ब्लैक यानी काले पक्ष को दर्शित करता है वह हानि का संकेत देता है। यानी केतु जन्म पत्रिका में लाभ भी दे सकते हैं और हानि भी दे सकते हैं। लाल किताब में केतु को भांजे, कुत्ते, चूहा, कान, हड्डी या जोड़, भ्रम का कारक, रीढ़, हड्डी, तिल, खासकर काला और सफेद तिल मिला हुआ, 2 रंग यानी 2 रंगे के कोई भी चीज केतु से जोड़कर देखा जाता है, खट्टा और चारपाई जो खासकर दहेज के रूप में आपको प्राप्त हुई है या ससुराल से दिया गया हो, उसका संबंध केतु से होता है। प्याज, लहसुन और साथ ही साथ यात्रा का भी कारक केतु को माना जाता है। यानी इन चीजों का सीधा सीधा संबंध केतु से जोड़कर लाल किताब देखता है। जन्म पत्रिका में केतु जब शुक्र, गुरु, मंगल शुभ प्रभाव में हो तो केतु भी कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। शुभ केतु की पहचान है
कि यह आपको शान शौकत दिलाता है, पहचान दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है। यही छठे भाव का अधिकार रखता है, यानी छठे भाव का अधिकार केतु के अधीन होता है। छठे भाव में केतु का अपना घर माना जाता है। केतु के जो भी अशुभ प्रभाव होते हैं उसके लिए लाल किताब कहता है कि गुरु के उपाय से केतु के अशुभता को दूर किया जा सकता है। केतु के विभिन्न भाव में स्थित होकर क्या अशुभ प्रभाव मिलते हैं उसकी चर्चा के समय मैं उससे जुड़े उपायों पर भी चर्चा करूंगा, और अंत में तो मैं केतु के बारे में सारे उपायों को एक एक कर चर्चा करूंगा। केतु का खराब होना, जब मंगल बद हो तो केतु बहुत खराब फल देते हैं। यानी जन्म पत्रिका में केतु के साथ साथ मंगल बद विराजमान हो, मंगल बद कहीं बन रहा हो तो केतु के फल खराब हो जाते हैं। वहीं केतु जब खराब होते हैं तो ऐसे व्यक्ति दूसरे की कमियां निकालने वाला होता है। वह शान शौकत का प्रदर्शन करने वाला होता है और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। यानी अनावश्यक रूप से वाद विवाद में पड़ना, शान शौकत को प्रदर्शित करना जैसे अवगुण केतु खराब होने की निशानी है। जबकि अच्छा केतु ज्ञानी को पहचानने की बुद्धि देता है और ज्ञानियों का बहुत आदर करने वाला बनाता है। लाल किताब के अनुसार जन्म पत्रिका में जब शुक्र शनि एक साथ कहीं भी इकट्ठे होकर बैठे हों तो केतु अच्छा फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी जब जन्म पत्रिका में शुक्र शनि का योग बन रहा हो तो यह मानकर चलिए कि केतु आपके जीवन में अब शुभ फल विशेष रूप से देंगे। वहीं चंद्रमा के साथ शनि का योग बनना खराब केतु की निशानी है। यानी चंद्र शनि का योग जन्म पत्रिका में कहीं बन रही हो तो मानकर चलिए कि केतु अब आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह नहीं रह गए हैं। यह केतु गुरु और बुध के अच्छा होने पर शुभ फल विशेष रूप से देते हैं, और गुरु और बुध मंदा हो तो केतु का फल भी मंदा हो जाता है। तो यह तो हुई सामान्य बात कि केतु कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। आइए अब एक एक कर हम जानते हैं कि केतु का पहले घर से लेकर इस भाव से लेकर यह 12 भाव में केतु जब विराजित होते हैं तो कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं केतु अगर पहले घर में बैठा हो तो क्या फल देते हैं। केतु का पहले घर में बैठना कुछ ना कुछ अशुभता का संकेत देता है। यह केतु आपको कमर के नीचे का रोग, खासकर पैरों का रोग का संकेत देता है। चाल चलन अगर शक्की हो तो निश्चित मानिए कि प्रथम भाव में बैठा केतु आपके जीवन में नकारात्मक फल विशेष रूप से देते हैं। यह केतु सूर्य को अच्छा बनाने का कार्य करता है, यानी आपके स्वास्थ्य को लेकर शुभ संकेत देता है। यहाँ केतु यदि विराजमान हो और जन्म पत्रिका में गुरु शुभ फल देने वाले हो, अच्छे स्थिति में हो, तो निश्चित मानिए कि प्रथम भाव में बैठा केतु आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। केतु पहले भाव में हो और मंगल 12वें भाव में हो तो मानकर चलिए कि केतु अब अच्छा फल देंगे। वहीं केतु अगर यहाँ विराजित होकर अशुभ फल देते हैं तो आपको भ्रम की स्थिति दे सकते हैं, फिक्रमंद बना सकते हैं, यानी अनावश्यक चिंता करने वाला बना सकते हैं। बुध शुक्र गुरु के चीजों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। सफर में नुकसान, सफर में कहीं ना कहीं बाधा विघ्न जैसे चीज यहाँ विराजित होकर केतु आपके जीवन में ला सकते हैं। पहले भाव के बाद यदि चर्चा करें दूसरे भाव में, दूसरा घर जो शुक्र का घर माना जाता है, गुरु का पक्का घर माना जाता है, यहाँ केतु अत्यंत शुभ होते हैं। यानी शुक्र के चीजों पे और गुरु के चीजों पे शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। गुरु और शुक्र से जुड़े चीजों को जीवन में विशेष रूप से लाते हैं। इन चीजों का लाभ आपके जीवन में दिखाई देता है। यानी दूसरे भाव में बैठे हुए केतु शुभता विशेष रूप से देते हैं। दूसरे घर के बाद यदि चर्चा की जाए तीसरे घर में विराजित केतु के बारे में, तीसरे घर में केतु का विराजित होना केतु को नीच बनाता है। यहाँ विराजित होकर केतु रीढ़ से जुड़े पीठ के रोग जैसे समस्या आपको दे सकता है। भाई बहन पर भी इसका अशुभ प्रभाव होता है। हालांकि धन और भाग्य के लिए भी कुछ न कुछ यह अशुभता लाता है। यहाँ अगर केतु विराजमान हो तो खेती का कार्य हो या व्यापार का कार्य हो, इन चीजों में लाभ दिखाई नहीं देता है। तीसरे भाव के बाद चौथे भाव में विराजित केतु की बात की जाए तो चौथा घर जो होता है, इस घर में
केतु का विराजमान होना पिता के लिए शुभ होता है, जो गुरु के बल को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। हालांकि यह माता के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाता है। यहाँ केतु अगर विराजमान हो तो आपके पास स्व अर्जित धन विशेष रूप से होता है। हालांकि संतान में देरी, सेहत में बाधा विघ्न और चंद्रमा को खराब करने वाला माना जाता है। लाल किताब में जो सूत्र दिया गया है उसके आधार पर कोई भी ग्रह कहीं विराजमान होके किन किन ग्रहों से संबंध रखते हैं या किन किन ग्रहों के आधार पर किसी ग्रह के शुभता और अशुभता निर्धारित होता है, इसके लिए जो सूत्र दिया गया है उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो घर जिसमें किसी ग्रह के बारे में जानना है वह घर किस ग्रह का है, यानी किस घर के स्वामी, किसी खास घर के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं, वह घर उस ग्रह का माना जाएगा। साथ ही साथ उस घर में जो ग्रह उच्च के होते हैं उसको और जो ग्रह नीच के होते हैं उसको, इन सारी बातों को जोड़कर, यानी स्वामी ग्रह, वहां जो ग्रह उच्च के होते हैं उस ग्रह को, वहां ग्रह जो नीच के होते हैं उस ग्रह को, इन सभी का संबंध वहां विराजित होने वाले ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है और तब मानकर चलते हैं कि कोई ग्रह शुभ है या अशुभ है। यानी स्वामी ग्रह भी शुभ हो, उस घर से जुड़े उच्च ग्रह और नीच ग्रह भी शुभ हो, तो मानकर चलिए कि वहां बैठने वाले ग्रह अब आपको शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। आइए आगे चर्चा को शुरू करते हैं पांचवें भाव के बारे में। पांचवा भाव कहीं ना कहीं सूर्य का घर और गुरु का पक्का घर होने की वजह से यहाँ केतु का विराजमान होना अच्छा फल नहीं देता है। यह धन के लिए मंदा होता है, रोग व्याधि देने वाला होता है। इसकी एक निशानी मानी जाती है कि आपको मूत्र से जुड़े विकार दिखाई देते हैं। खासकर स्नान करते समय इस प्रकार की पेशाब करने की इच्छा हो जाना जैसे चीज सूर्य का पंचम भाव में, सूर्य का यहाँ पंचम भाव में केतु का विराजमान होना सूर्य के प्रभाव को मंदा होने की निशानी देता है। पंचम भाव के बाद यदि छठे भाव की चर्चा की जाए तो छठे भाव में जो केतु विराजमान हो तो यह घर केतु का पक्का घर माना जाता है। इस घर को बुध से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी बुध का भी घर होता है। अतः यहाँ केतु का विराजमान होना लाल किताब ने नीच माना है, क्योंकि यहाँ केतु विराजमान हो तो आपको प्रदेश में जीवन गुजारना पड़ सकता है। माता और मामा के लिए अशुभ प्रभाव देने वाला सिद्ध होता है। स्त्री से भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इस घर में शुक्र नीच का हो जाता है। अतः शुक्र भी यहाँ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, खासकर जब जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति खराब हो। और लाल किताब में कहा गया है कि गुरु की जैसी स्थिति होगी वैसा ही फलाफल केतु यहाँ देते हैं, यानी शुभ गुरु हो तो शुभ फल और अशुभ गुरु हो तो यहाँ केतु विराजमान होकर विशेष अशुभता देते हैं। छठे भाव के बाद यदि चर्चा की जाए सप्तम भाव के बारे में तो यहाँ केतु का विराजमान होना हालांकि विशेष अशुभ प्रभाव नहीं देता है, परंतु यदि आप जवान का पक्का नहीं होंगे तो किस्मत और भाग्य का साथ आपके साथ नहीं मिलेगा। यानी केतु यहाँ विराजमान हो तो आपको कभी भी झूठा वादा किसी से नहीं करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसे करने पर विश्वास रखें, तभी आपके साथ किस्मत का सहयोग बना रहेगा। यहाँ यदि केतु विराजमान हो तो 24वें साल के बाद समय शुभ चलने लगता है, यानी 24 वर्ष के पूर्व केतु यहाँ अशुभ फल विशेष देते हैं, उसके बाद इनके फलाफल में शुभता देखने में आने लगता है। सप्तम भाव के बाद यदि अष्टम भाव की चर्चा की जाए तो यह मंगल का घर है और शनि का हेडक्वार्टर माना जाता है। यहाँ चंद्रमा नीच राशि के होते हैं। यहाँ केतु विराजित होकर छलावा और धोखा देते हैं। हालांकि यह उम्र को लंबी करते हैं, परंतु पेशाब से जुड़े रोग को देने का कारक बन जाते हैं। यहाँ केतु का विराजमान होना 25 साल के बाद अपने असर को खराब करने का संकेत देते हैं, यानी 25 वर्ष के आयु के बाद केतु के अशुभ फल विशेष रूप से देखना पड़ता है। केतु के साथ कोई अन्य ग्रह जब अष्टम भाव में आकर विराजित हो जाएं तो इसके असर को बहुत खराब मानना चाहिए। यानी केतु के साथ कोई ग्रह योग बना ले, शुभ या अशुभ ग्रह, तो लाल किताब कहता है कि केतु का असर विशेष अशुभता देने वाला बन जाता है। अष्टम भाव के बाद यदि नवम भाव की चर्चा की जाए तो नवम भाव गुरु का पक्का घर है। यह गुरु का ही राशि मानी जाती है, नौवां घर यानी नवम राशि धनु राशि। अतः यहाँ गुरु का प्रभाव विशेष रूप से होता है और गुरु के घर में बैठा केतु उच्च का माना जाता है।
यहाँ जब केतु विराजित हो तो आपको धार्मिक स्वभाव का बनाते हैं, पिता का भक्त बनाते हैं, यह विशेष लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको हुनरमंदी के काम से विशेष लाभ होता है, यानी हाथ से कला से जुड़े जो कार्य होते हैं वह आपके लिए लाभदायक होता है। साथ ही साथ कुत्ता की सेवा या कुत्ता पालना आपके लिए विशेष लाभ देने वाला माना जाता है। नवम भाव के बाद यदि चर्चा करें दसम भाव में विराजित केतु के बारे में, यह शनि का पक्का घर होता है। मंगल यहाँ उच्च राशि के होते हैं और गुरु यहाँ नीच राशि के हो जाते हैं, यानी शनि, मंगल और गुरु के स्थिति के अनुसार ही दसम भाव में विराजित होकर केतु फलाफल देते हैं। यह तीनों ग्रह शुभ हों तो शुभ फल विशेष रूप से मिलता है, जबकि यह तीनों ग्रह आपके लिए अशुभ प्रभाव देने वाले हों तो केतु भी यहाँ अशुभ फल विशेष रूप से देता है। शनि अगर अच्छा हो तो केतु भी अच्छा होगा। इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मंगल से जुड़े उपाय करने की बात लाल किताब बताता है, यानी यहाँ अगर केतु विराजमान हो तो आपको मंगल से जुड़े उपाय करके इसके शुभता को बढ़ा सकते हैं। एक चीज की और हिदायत लाल किताब देता है, यदि आपका चाल चलन अच्छा रहता है तो धन की स्थिति अच्छी रहती है, वरना यहाँ जो केतु विराजित होते हैं उनकी हालत शक्की होती है, या शुभ फल दे सकते हैं या अशुभ फल भी दे सकते हैं। दसम भाव के बाद यदि चर्चा करें एकादश भाव में विराजित केतु के बारे में, यहाँ केतु का विराजमान होना अच्छा माना जाता है। जब शनि गुरु अच्छा हो तो केतु के शुभ फल विशेष रूप से देखने में आते हैं, क्योंकि यह घर शनि और गुरु से जुड़ा होता है। अतः शनि और गुरु का अच्छा स्थिति जन्म कुंडली में हो तो केतु भी यहाँ शुभ फल देते हैं। यहाँ जब केतु विराजमान होते हैं तो आप धन दौलत के मामले में भाग्यशाली होते हैं, साथ ही साथ अपने मेहनत से धनार्जन कर पाते हैं, यानी केतु का यहाँ विराजमान होना धन संपदा के लिए श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। एकादश भाव के बाद द्वादश भाव में विराजित केतु की बात की जाए तो यह केतु गुरु, शुक्र और बुध से जुड़ा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ 12वें घर में गुरु का घर है, यहाँ शुक्र उच्च के होते हैं और बुध नीच के होते हैं। तो गुरु, शुक्र और बुध की जैसी स्थिति होगी उसी के आधार पर केतु यहाँ शुभ या अशुभ फल देते हैं। यहाँ केतु का विराजमान होना शुभ फलों को ज्यादा देने वाला माना जाता है। लाल किताब के अनुसार यहाँ केतु विराजित होकर धन संतान के लिए अच्छा फल विशेष रूप से देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केतु पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ फल देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि केतु कब शुभ फल देने की स्थिति में आते हैं, किन ग्रहों के साथ योग बनाकर शुभ और किन ग्रहों के साथ योग बनाकर अशुभ फल देते हैं। हालांकि वीडियो में मैंने कुछ चीजों का उल्लेख पहले ही किया है, लेकिन एक एक कर आइए हम जानते हैं। जैसे चंद्रमा के साथ केतु का विराजमान होना चंद्रमा के बलाबल को कम कर सकता है, खासकर अष्टम भाव में जब चंद्र केतु विराजित हो जाते हैं तो अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। वहीं सूर्य केतु कुछ स्थानों पर तो शुभ फल देते हैं, परंतु कुछ स्थानों पे खासकर सप्तम भाव में विराजित होकर विशेष अशुभता देते हैं। मंगल केतु अपने आप में एक अशुभ योग बन जाता है जो मंगल वध का संकेत देता है। वहीं बुध केतु शुभ फल देने की स्थिति में आते हैं, बुध के प्रभाव को केतु बढ़ा देते हैं। वहीं गुरु केतु को भी एक अच्छा योग माना जा सकता है। गुरु का शिष्य केतु को माना जाता है, यानी गुरु जहां गुरु की भूमिका अदा करते हैं वहीं शिष्य के रूप में केतु इनके साथ जुड़कर कुछ ना कुछ अच्छा फल विशेष देते हैं। शुक्र केतु का योग होना भी शुक्र के बलाबल को बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि शनि केतु का योग लाल किताब के अनुसार अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाता है। तो ग्रह के योगों की बात की जाए तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि किस ग्रह के साथ केतु का शुभ प्रभाव ज्यादा होता है, किस ग्रह के साथ अशुभ प्रभाव ज्यादा होता है। परंतु ग्रह के योगों के फलाफल को जानने के लिए संपूर्ण व्याकरण की चर्चा करनी होगी, यानी लाल किताब जिन व्याकरणों के आधार पर किसी ग्रह को शुभ या अशुभ मानते हैं उसे देखने के बाद ही पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि किस ग्रह के साथ केतु शुभ फल दे रहे हैं और किस ग्रह के साथ केतु अशुभ फल विशेष रूप से दे रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार केतु के समस्या के निराकरण के लिए, यानी केतु के अशुभ फलों को दूर करने के लिए कौन से उपाय ज्यादा कारगर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, खासकर लाल किताब कहता है कि औषधि से जुड़ा दान, यानी मेडिसिन वगैरह का दान करना केतु के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है। वहीं गाय की सेवा को भी
शुक्र के फलाफल को शुभ बनाने वाला माना गया है। पैर के अंगूठे में रेशम का धागा पहनना भी केतु के अशुभता को कम करके केतु के शुभता को बढ़ा सकता है। गले में चांदी की चेन धारण करना, कुछ स्थितियों में जब केतु अशुभ फल दे रहे हो तो गले में चांदी का चेन धारण करना भी अत्यंत शुभ प्रभाव देता है। बच्चों को उपहार देना, छोटे बच्चों को उपहार देने से भी केतु शांत होते हैं, केतु के शुभ प्रभाव आपको जीवन में मिलने लगते हैं। गंगा जी में स्नान करना, यह जो उपाय है, बहते नदी, खासकर पवित्र नदी गंगा जी में स्नान करना गुरु के शुभ फलों को बढ़ाने वाला माना जाता है। जब गुरु शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं तो केतु के शुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। गुरु और बुध ग्रह को मजबूत करने से भी केतु के अशुभता कम होते जाती है। केतु जहां मानसिक चिंता, कष्ट, जहां शारीरिक रोग व्याधि जैसे चीजों को देने के कारक माने जाते हैं, वहीं गुरु और बुध जो ज्ञान और बुद्धि से जुड़े ग्रह माने जाते हैं, इनके उपाय करने से भी केतु की अशुभता जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में भी केतु कहीं विराजित होकर दे रहे हों अशुभ प्रभाव, तो इन उपायों को करके केतु की अशुभता को आप दूर कर सकते हैं। आपके जन्म पत्रिका में केतु कहाँ विराजमान है और क्या फलाफल दे रहे हैं, इसको आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताइएगा। यदि केतु से जुड़ी कोई समस्या हो, उसके निराकरण के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।